ये है सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज़ द स्टैचुटरी अथॉरिटी। हमको 1 या 2 सेंटेंसेस में ही लिखना है, तो जितना लिखा है उतना सफिशेंट है। स्टैचुटरी अथॉरिटी कोई भी अथॉरिटी हो सकती है। स्टैचुटरी का मतलब ये है जो कंप्लायंस जिसके पास है, जिसके पास पावर है। तो अथॉरिटी हर जगह अलग होगी। कहीं पे अथॉरिटी, अगर हमें कुछ वाटर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो हमारे पास जो वाटर म्यूनसिपल बोर्ड है वहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर हमें कोई स्कूल से कोई शिकायत करनी है तो वहाँ पे स्टैचुटरी अथॉरिटी प्रिंसिपल होंगे। तो हर जगह की स्टैचुटरी अथॉरिटी अलग होगी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को अलग अलग अथॉरिटी, अलग अलग बोर्ड, अलग अलग चीज़ें गवर्न करती है। तो स्टैचुटरी अथॉरिटी एक ऐसी बॉडी या इंस्टीट्यूशन है जो एक्ट बनाती है, एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर and empowered to perform specific public functions according to law। अगर कोई गांव है तो उसमें कोई अगर मैटर है तो वो पंचायत में जाएंगे, उससे बड़ी कोई एरिया है तो म्यूनसिपालिटी में जाएंगे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाएंगे। तो डिपेंड करेगा कि कहाँ पे हम किस एरिया में कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी चीज़ है, वहाँ के लिए कौन सी अथॉरिटी है। ऐसे ही अगर जनरल बोल देंगे कि यहाँ की अथॉरिटी कौन सी है, तो किस संदर्भ में, अगर पुलिस से रिलेटेड है तो स्टैचुटरी अथॉरिटी अलग होगी। उनके जुरिस्डिक्शन में कौन सी एरिया आती है, वहाँ के जो हेड होंगे वो वहाँ की स्टैचुटरी अथॉरिटी होगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो मेन इंचार्ज होंगे वो है। अगर कोई स्कूल है तो वहाँ के प्रिंसिपल स्टैचुटरी अथॉरिटी है। तो स्टैचुटरी अथॉरिटी एक पर्सन नहीं है, स्टैचुटरी अथॉरिटी एक पूरा इंस्टीट्यूशन है, एक पूरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक्ट ने बनाया है, लेजिस्लेचर ने बनाया है। तो स्टैचुटरी अथॉरिटी का मतलब यही है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी बॉडी जो एक्ट ने बनाया है, जिसके पास पावर है कि पब्लिक रिलेटेड फंक्शंस के लिए। अगर बेस्ट की बात करें तो बेस्ट की जो बसेस हैं वो एक अलग स्टैचुटरी अथॉरिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अलग हो गया, बैंक अलग हो गया। ऐसे हर एक स्टैचुटरी अथॉरिटी है। व्हाट आर अकाउंटेबल रिसिप्ट्स। अकाउंटेबल रिसिप्ट्स क्या है? अगर कोई बोलता है कि अकाउंटेबल रिसिप्ट्स है, मतलब जिन ऐसी रिसिप्ट, ऐसे अमाउंट जो ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट्स हैं इशूड बाय अ पर्सन और अथॉरिटी फॉर मनी, डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन। रिसिप्ट क्या होती है? जो हम, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको पैसे दिए या मैंने आपको घर भेजा तो उसकी एक रिसिप्ट देंगे। आपने मुझे मोबाइल बेचा, कोई एक रिसिप्ट जो होगी, जो अकाउंटेबल रिसिप्ट है, मतलब वो एक तरह का सबूत है कि मैंने आपको मोबाइल दिया तो मैंने रिसिप्ट दी, हम दोनों ने उस पर साइन की, आपने लिखा कि मोबाइल रिसीव्ड, मैंने लिखा कि मोबाइल दिया। तो वो एक ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट टाइप हो जाता है। कोई सरकारी जगह पे हम जाते हैं, कहीं पुलिस में जाते हैं, एफआईआर लिखते हैं, तो हम एक्नॉलेजमेंट कॉपी मांगते हैं कि स्टैम्प या साइन करके दो, कि हमारे पास सबूत होना चाहिए कि हमने ये एफआईआर दर्ज की है। तो जहाँ पर भी हम एक्नॉलेजमेंट की बात कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट मतलब हम जो जेरोक्स कॉपी होगी या कोई सेकंड कॉपी होगी, उस पर जो स्टैम्प साइन लेके हम लेते हैं हमारी कॉपी के लिए, तो उन सारी चीज़ों को अकाउंटेबल रिसिप्ट्स बोला जाएगा। वो सारी चीज़ें ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट है। आप कभी कॉलेज में भी कोई फॉर्म भरते हैं तो हम रिसीविंग ले लेते हैं, कि स्टैम्प मार के ले लेते हैं। कभी इनकम टैक्स में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, कभी जीएसटी में करते हैं, कभी कस्टम्स में करते हैं, तो वहाँ पे सबमिट करने के टाइम पे हम एक रिसिप्ट लेते हैं, या तो फिर जेरोक्स पे स्टैम्प मार के ले लेते हैं कि एक्नॉलेजमेंट हुआ, मतलब हमने यही सेम कॉपी सबमिट की, या फिर एक अलग से रिसिप्ट में वो लिख के दे देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट रिसीव्ड हुए। तो ये ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट है। पैसा रिसीव हुआ, कोई पैसा भरता है तो भी रिसिप्ट ले लेते हैं, कॉलेज में भी हम फीस भरते हैं तो रिसिप्ट लेते हैं। तो या तो रिसिप्ट ले लेंगे, या फिर उनसे जो भी कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ है तो उसका भी हम रिसिप्ट ले लेंगे। कोई भी तरह का एक सबूत जो ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट होगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट, आप अगर एलसी के लिए अप्लाई करने जाओगे तो आप एक रिसिप्ट ले लोगे कि हमने एलसी के लिए अप्लाई किया है, कॉलेज में रिसिप्ट दे दो। नेक्स्ट टाइम जब आप एलसी लेने आओगे, रेडी हो जाएगा, तब आप वो रिसिप्ट दिखाओगे। तो ये ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट, जो भी कोई ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट हो, चाहे आपने पैसे भरा हो, कोई और डॉक्यूमेंट सबमिट किया हो, कुछ भी जहाँ पे आपको रिसिप्ट की ज़रूरत है, तो वो एक्नॉलेजमेंट अकाउंटेबल रिसिप्ट है। क्योंकि अकाउंटेबल है मतलब जो बंदा दे रहा है वो अकाउंटेबल है। अगर कॉलेज में हमने फ़ीस भरी तो हमको रिसिप्ट कॉलेज ने दी तो कॉलेज अकाउंटेबल है
कि हाँ उसने रिसिप्ट दी, मतलब आपने पैसे दिए हैं, तो आपके पास ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट आ गया। अब डिफाइन द टर्म एफिडेविट। एफिडेविट हम सबको पता है क्या है, बट हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। एफिडेविट मतलब एज एडवोकेट या एज लॉयर अगर हमें कोई बोले कि एफिडेविट लगेगा, अंडरटेकिंग लगेगी कि डिक्लेरेशन लगेगा, तो हम हमेशा हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि एफिडेविट अलग है और डिक्लेरेशन अलग है, अंडरटेकिंग अलग है। डिक्लेरेशन कब होगी? जब कोई बंदा डिक्लेयर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिक्लेरेशन दे रही हूँ कि मैं हिंदू धर्म को फॉलो कर रही हूँ, या मेरी जो माइनॉरिटी लैंग्वेज है वो मारवाड़ी है, गुजराती है, सिंधी है, मराठी है, कोई भी, तो यहाँ पे मैं डिक्लेरेशन दूंगी। जहाँ पे मुझे डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है कि सिर्फ डिक्लेयर करो कि आपका इनकम इतना है, आई फॉल इन द सो क्रीमी लेयर, या आई फॉल इन द इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास लेयर, आई एम जनरल कैटेगरी। तो जो ये डिक्लेरेशन होगी, यहाँ पे वो बंदा डिक्लेयर कर रहा है। फिर होता है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग वो होती है जहाँ पे कोई बंदा अंडरटेकिंग दे रहा है, मतलब कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं अंडरटेकिंग दे रहा हूँ, मैंने आज तक कभी भी पासपोर्ट मेरा कभी भी रिजेक्ट नहीं हुआ है, मैं पहली बार पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगी अंडरटेकिंग। या फिर हम कभी कॉलेज में अंडरटेकिंग देते हैं कि मैंने कभी एलएलबी नहीं पढ़ी है, मैं पहली बार एलएलबी पढ़ रही हूँ, या मैंने एग्ज़ाम में जो भी मैं अंडरटेकिंग दे रही हूँ कि मैंने जो भी रिज़ल्ट कॉपी दी है वो ट्रू है। और अभी इसमें ये भी हो सकता है कि ये डिक्लेरेशन भी है। तो डिक्लेरेशन जो होता है वो जेनरिक टर्म होता है जहाँ पे आप कोई भी एक चीज़ डिक्लेयर करते हो। अंडरटेकिंग वो होती है कि आप अंडरटेक कर रहे हो, वो सारी कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये जो कंडीशंस है वो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैंने कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया है, मैं पहली बार अप्लाई कर रही हूँ, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कभी सस्पेंड नहीं हुआ है। तो ऐसी चीज़ों के लिए अंडरटेकिंग होगा और दूसरी चीज़ों के लिए डिक्लेरेशन होगा। तो एफिडेविट कहाँ से आएगा? एफिडेविट क्या होगा? जब एक रिटन स्टेटमेंट होगा फैक्ट का, यहाँ पे भी फैक्ट ही है, आप रिटन स्टेटमेंट दोगे फैक्ट का, मेड अंडर ओथ, आप अफर्मेशन लेके करोगे। किसके सामने? नोटरी जो कर रहे हैं, एडवोकेट या मैजिस्ट्रेट है या ऑथोराइज ऑफिसर है। तो एफिडेविट जो होगा यूजुअली वो बिफोर मी होगा। बहुत सारी अंडरटेकिंग, बहुत सारी डिक्लेरेशन पे भी हम नोटरी करवाने जाते हैं, तो वहाँ पर भी उसको हम बिफोर मी करवा के उनसे साइन लेते हैं कि उन्होंने वो साइन करते हैं कि हाँ बंदे ने मेरे सामने बिफोर मी, मेरे सामने साइन किया है, मेरे सामने उसने इस पे सिग्नेचर किया है। तो वो एक मान्यता हो जाती है कि ये जो चीज़ है वो नोटराइज हो गई, बिफोर मी नोटराइज हो गई। तो वो नोटराइज हुआ, मैजिस्ट्रेट हुआ। तो एफिडेविट भी वैसे ही चीज़ है, ये रिटर्न स्टेटमेंट है। फैक्ट इसमें आप लिखोगे और वॉलंटरीली लिखोगे, आप अपने मर्जी से लिख रहे हो, कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं लिखवा रहा है। तो वॉलंटरीली आप एफिडेविट लिखोगे। एक तरह का ये ओथ है, एक तरह की शपथ है, एक तरह का अफर्मेशन है कि आई एग्री टू सो एंड सो, मैं एफिडेविट दे रहा हूँ कि आई एग्री टू सो एंड सो डिटेल्स एंड सो भी जो भी है। तो अफर्मेशन देना, लेकिन ये जो अफर्मेशन होगा ये एक अथोराइज्ड ऑफिसर के सामने होगा और एक नोटरी या फिर किसी जो नोटरी कर रहे हैं एडवोकेट्स उनके सामने होगा, या फिर मैजिस्ट्रेट के सामने होगा। मतलब ऑथराइज ऑफिसर नोटरी जो करते हैं वो भी हो सकते हैं या मैजिस्ट्रेट हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये हो गया टर्म एफिडेविट। व्हाट इज़ द टाइम लिमिटेशन फॉर अपील अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से अगर आप एग्रीव्ड हो, ग्रीवेंसेस है, आपको प्रॉब्लम है, तो आपको कितने दिनों तक आपको अपील फाइल करनी है? मतलब अपील की बात है, कंप्लेन की बात नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपने पहले कंप्लेन किया, फॉर एग्जांपल आप एक दुकान में गए और वहाँ से आपने एक बिस्किट का पैकेट लिया जो कि एक्सपायरी डेट था। अब आप दुकान वाले के पास पहले तो जाओगे कि तुमने एक्सपायरी डेट का पैकेट दिया है, रिफ़ंड करो। वो बोल रहे हैं नहीं करूँगा, जो करना है कर लो। तो आप क्या करोगे? आप कंप्लेन करोगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। आपने कंप्लेन की, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो फैसला है वो आपके खिलाफ आया है, आप उस फैसले से खुश नहीं हो। अब बात आएगी अपील की। अपील की बात कब आएगी? जब एक बार डिसीजन आ गया है। तो अपील करने के लिए कितने दिन में आपको अपील करनी है, कितने दिनों तक आप अपील कर सकते हो? जिस दिन भी आपका ऑर्डर आया है उसके
30 दिन के अंदर ही आपको अपील फाइल करनी है। आप 2 साल बाद उठ के नहीं बोलोगे कि ऑर्डर आया था मेरे फेवर में नहीं था, अब मैं अपील में जाऊँगा। तो अपील में अगर आपको जाना है तो जनरली 30 डेज़, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बट क्वेश्चन हमसे इतना ही पूछा गया है कि टाइम लिमिटेशन कितना है अपील का अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो 30 डेज़ का टाइम है। अगर आप इस किसी भी डिसीजन से अग्रीव्ड हो, आप किसी भी डिसीजन से खुश नहीं हो, जो ऑर्डर आपको मिला है उससे हैप्पी नहीं हो, ऑब्वियसली हैप्पी नहीं होगा तो ही वो अपील में जाएगा। तो आप अपील में जाने के लिए आपके पास उस ऑर्डर की डेट से 30 दिन का समय है। सेल क्या है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का मतलब सेल मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर एट फॉर अ प्राइस। अब यहाँ पे है ना, सिर्फ सेल पूछा है तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि सेल ऑफ गुड्स है। हमको एक्चुअली एडिशनल ये भी लिखना चाहिए कि सेल में सेल ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो इस आंसर को मैं थोड़ा एलॉबरेट करके बाद में आपको भेजूंगी, तो तब आप देख लेना। एज ऑफ नाउ अगर सेल पूछा है तो सेल ऑफ गुड्स के एक्ट के अंडर सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर होती है सेलर टू बायर फॉर सम कंसिडरेशन, दैट इज फॉर सम प्राइस। हु इज नोन एज द फादर ऑफ PIL? तो P.N. भगवती, जस्टिस P.N. भगवती को जो है उनको फादर ऑफ PIL कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है वो PIL सबमिट की थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो सबमिट किया था, और बहुत सारे PIL सबमिट किए थे। तो इंडिया में इसीलिए फादर ऑफ PIL जस्टिस P.N. भगवती जी को कहा जाता है। हाउ मैनी रिट्स? रिट्स तो हम फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं, उसके रिलेटेड अलग से डिटेल भी हमने ऑलरेडी कवर किया है। तो 5 रिट्स हैं। आर्टिकल 32 एंड 226 बात करता है हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शरारी एंड को वारंट। तो ये नाम तो हमको मतलब नींद में भी कोई पूछे तो पता होने चाहिए, हम अगर इस करियर को चुन रहे हैं तो ये जो है इस पे डिटेल अगर आपको देखना है तो आप देख लेना। हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शरारी एंड को वारंट। इसके बारे में डिटेल नहीं पूछा है कि कितने रिट्स हैं, वो ही पूछा है, और 2 मार्क्स के लिए दे विल नॉट एक्सपेक्ट कि आप पूरा डिटेल उसमें लिखोगे। व्हाट इज़ पब्लिक नोटिस? पब्लिक नोटिस इज़ एन अनाउंसमेंट मेड थ्रू न्यूज़पेपर और ऑफिशियल publications to inform the public regarding legal claims, transaction और objections। पब्लिक नोटिस कब इशू होता है? कोई एग्ज़ाम निकला है, कहीं पे कोई वैकेंसी निकली है, कहीं पे कोई ऑफिशियल पब्लिकेशन करना है, कहीं पे गवर्नमेंट को बताना है कि ये जो लैंड है वो हम किसी को सेल कर रहे हैं, किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताओ, ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम होने वाला है, बैंक का एग्ज़ाम होने वाला है, UPSC का एग्ज़ाम होने वाला है, किसी एग्ज़ाम की रिज़ल्ट लग रही है, कहीं पे किसी का जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनके लिए एक एग्ज़ाम आई है। तो कहीं भी जो पब्लिक रिलेटेड अनाउंसमेंट है, पब्लिक के लिए कोई भी नोटिस पब्लिक नोटिस का मतलब है पब्लिक रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट जो ऑफिशियली पब्लिश होती है न्यूज़पेपर्स में, लीडिंग लोकल न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होती है, ऑफिशियल पब्लिकेशंस में, मतलब अगर वो पब्लिक नोटिस कस्टम का है तो कस्टम के वहाँ पे वो पब्लिक जो भी वहाँ पे जो मेन एरिया होगा वहाँ पे नोटिस लगेगा। अगर वो इनकम टैक्स का नोटिस है तो इनकम टैक्स में आप जाओगे तो वहाँ होगा, GST में जाओगे तो वहाँ लगा। उसके अलावा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे होगा और जो न्यूज़पेपर्स है उसमें भी होगा। तो पब्लिक नोटिस वही है जो अनाउंसमेंट होती है न्यूज़पेपर में, ऑफिशियल पब्लिकेशंस में, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि किसी का कुछ लीगल क्लेम है, कोई ट्रांजैक्शन है, कोई ऑब्जेक्शंस है, तो कुछ भी पब्लिक को अनाउंसमेंट करने के लिए बेसिकली पब्लिक नोटिस जो है वो इशू होता है। फिर शॉर्ट नोट्स है। ये शॉर्ट नोट बहुत छोटा मतलब ब्रीफ लिखा हुआ है, हमको थोड़ा एलॉबरेट करके लिखना पड़ेगा, बट टू गेट अ आइडिया। शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी सबसे पहली बात तो सेल डीड में आता है। जब हम प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते हैं तो शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी लिखना ज़रूरी होता है, बिकॉज उसमें उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिटेल्स लिखे होते हैं, उसके डायरेक्शन लिखे होते हैं, उसकी कितनी एरिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लैंड है तो लैंड के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ईस्ट से कितना है, नॉर्थ वेस्ट से उसके साइड में क्या है, उसकी बाउंड्री में इस तरफ क्या है, उस तरफ क्या है, क्योंकि ये पेपर पे लिखना है ना, वहाँ पे सामने तो है नहीं कोई कि बता देगा इस झाड़ से इधर तक, इधर से इधर तक, वो तो बताएंगे नहीं। तो पेपर पर उसका प्रॉपर एरिया,
वो उसका जो गवर्नमेंट के हिसाब से उसका जो सर्वे नंबर होगा, प्लॉट नंबर होगा, वो उसकी बाउंड्रीज़ कहाँ तक है, उसकी लोकेशन कहाँ है, कौन से म्यूनसिपैलिटी के अंडर आता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, प्रॉपर्टी क्या है, एग्रीकल्चरल है, नॉन एग्रीकल्चरल है, येलो बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट है, क्या है। तो वो सारे डिटेल शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी में होते हैं जनरली। हाँ, अगर ये बिल्डिंग है, फ्लैट है, तो भी उसमें शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी होता है। जो एक्चुअल लैंड है उसका डिटेल लिखना मैंडेटरी होता है। Schedule of property is a detailed description of immovable property attached to legal documents such as agreements, sale deed, mortgages and court pleadings. तो लीगल डॉक्यूमेंट के लिए अटैच होता है जो शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी है। एग्रीमेंट हो सकता है, सेल एग्रीमेंट हो सकता है, सेल डीड हो सकता है। मॉर्गेज के लिए भी अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी बैंक को दी है और उसके अगेंस्ट आपने लोन लिया है, दैट इज़ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लैप, तो वहाँ पर आप जो मॉर्गेज कर रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहे हो बैंक के पास, तो तब भी शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी होगा। जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होगा ट्रांजैक्शन में, वहाँ वहाँ उस प्रॉपर्टी का डिटेल तो लिखना पड़ेगा। तो ये तो प्रॉपर्टी की पहचान है कि वो कहाँ है, कौन सी एरिया में। नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन से एरिया में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, उसके आजू बाजू क्या है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन कितना है। तो डिस्प्यूट्स ना हो कि बाजू वाला नहीं बोले ये मेरी प्रॉपर्टी है, दूसरा बाजू वाला बोलेगा ये मेरी है। तो वो एक डिफाइंड एरिया भी होनी चाहिए। इसलिए ये जो शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी है वो इम्पॉर्टेंट है जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं। अगर कोर्ट में प्लीडिंग चल रही है कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, किसी के झगड़े चल रहे हैं, या प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है, उसके अगेंस्ट लोन लिया है, या बेच या खरीद रहे हैं, इनमें से कुछ भी कर रहे हैं, तो शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी होगा। इसके कंटेंट क्या होंगे, उसमें सर्वे नंबर होगा, एरिया एंड बाउंड्रीज होगी, लोकेशन, म्युनिसिपल नंबर, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंस क्या है उसका, आइडेंटिफाइज प्रॉपर्टी एक्यूरेटली। प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए ही तो शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी बनाया जाता है कि प्रॉपर्टी एग्जैक्टली कहाँ है और कौन सी लोकेशंस इस प्रॉपर्टी में आती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने प्लॉट नंबर 2 प्लॉट नंबर 12 खरीदा, तो प्लॉट नंबर 2 और 12 का डेफिनेशन क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक है। तो प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी बनाई जाती है। डिस्प्यूट ना हो, बाजू वाला नहीं बोले ये मेरा हिस्सा है, दूसरे बाजू वाला बोलेगा ये मेरा है, डिस्प्यूट ना हो, इसीलिए शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में एग्जैक्टली पता चलेगा कितने स्क्वायर मीटर एरिया है, उसके हिसाब से ही आपका एरिया के हिसाब से आपका वैल्यू डिसाइड होगा, वैल्यू के हिसाब से आपका स्टैम्प ड्यूटी डिसाइड होगा। तो रजिस्ट्रेशन करना है प्रॉपर्टी का, तो शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी तो चाहिए। इस आंसर को हमको एलॉबरेट करके लिखना है, वो मैं कल दे दूंगी आपको। फिलहाल हम मीनिंग समझ के ये कर रहे हैं। एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन क्या है? एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन, जब हम कोर्ट में जज को एडजॉर्नमेंट की रिक्वेस्ट करते हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है हमको हियरिंग किसी और डेट पे दे दो। मतलब जो हियरिंग है उसे पोस्टपोन करने के लिए हम जो रिक्वेस्ट करते हैं उसे एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन बोला जाता है। एक एडजॉर्नमेंट होता है, दूसरा होता है कि सेम डे अगर कोई क्या होता है कि कोई अगर एडवोकेट है वो आए नहीं है, तो उसके जूनियर जाके जज को सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं कि उसी दिन सेम डे आप हमको, अगर सपोज़ 11 बजे का हियरिंग है तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो किसी और काम में बिज़ी है या कहीं और गए हैं, किसी और केस में गए हैं, तो आप हमको 4 बजे का, सेम डे आप हमको 4 बजे का एप्लीकेशन, मतलब 4 बजे का हियरिंग दे दो। तो इसे एडजॉर्नमेंट नहीं बोलेंगे, ये सेम डे सिर्फ इस हियरिंग को जो है वो पोस्टपोन किया जाता है कुछ घंटों के लिए। तो वहाँ पे एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे फॉर्मल रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है। जहाँ के सिर्फ जज को, जो भी जूनियर गया होगा, तो वो जाके सिर्फ जज को बोल देते हैं कि हमको जो है वो इसको 3 बजे का अपॉइंटमेंट चाहिए, 3 बजे का जो है वो पोस्टपोन करना है हियरिंग को। तो वो जज जो है वो एग्री करके दे देते हैं। तब इसको आप एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन में कंफ्यूज नहीं होना है हमको। एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन हमेशा किसी और डेट के लिए होगा। सेम डे के 11 बजे की हियरिंग 5 बजे हुई तो ये एडजॉर्नमेंट नहीं हुई, ना ही इसके लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट देनी है आपको। एडजॉर्नमेंट के लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट देनी है जहाँ पे हम एक नेक्स्ट डेट की हियरिंग की रिक्वेस्ट करते हैं, उसके लिए भी आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए। तो एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन इज़ अ फॉर्मल रिक्वेस्ट मेड बिफोर अ कोर्ट सीकिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ हियरिंग टू अनदर डेट।
इसके ग्राउंड्स क्या हैं? एक तो इलनेस, अगर एडवोकेट या कोई भी सामने वाली पार्टी या दोनों पार्टीज़ में से कोई भी अगर बीमार है तब आप एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन की मांग कर सकते हो। एब्सेंस ऑफ एडवोकेट, एडवोकेट नहीं है, नहीं आ पाए हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है जो आप प्रोक्योर नहीं कर पाए हो, तब भी आप एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। सेटलमेंट टॉक्स, अगर लगता है आपको कि सामने वाले पार्टी के साथ हमको सेटलमेंट करना है, एमिकेबली उनसे बात करके फिर डिसाइड करना है कि क्या करना है, क्योंकि आपका प्रेयर जो आप रिक्वेस्ट करोगे कोर्ट को, वो प्रेयर हो सकता है चेंज हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डिफेमेशन का केस है जहाँ पे आप किसी से कॉम्पेंसेशन की मांग कर रहे हो और आपको लगता है कि सेटलमेंट टॉक करके, सेटलमेंट बात करके वो जो कॉम्पेंसेशन का अमाउंट है वो कम किया जा सकता है या वेव किया जा सकता है, तो सेटलमेंट टॉक के लिए भी आप कोर्ट से जो है एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन का फॉर्मल रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सेटलमेंट टॉक हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए हमको थोड़ा टाइम चाहिए, आप हमको दूसरा डेट दे दीजिए। तो कोर्ट विल बी मोर देन हैप्पी कि आप लोग सेटल कर रहे हो चीज़ों को। तो या तो इलनेस हो, या एडवोकेट नहीं है, या आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, एडिशनल प्रूफ चाहिए। एडिशनल डॉक्यूमेंट मतलब एडिशनल प्रूफ भी हो गया, या आपको कोई विटनेस को पेश करना है जो नहीं आ पाए हैं। सेटलमेंट टॉक्स, कोई भी जेन्युइन रीज़न होगा तो उसके लिए आप फॉर्मल रिक्वेस्ट कर सकते हो कोर्ट को कि आपको एक नेक्स्ट डेट दी जाए फॉर हियरिंग। असेंशियल्स क्या है उसमें? केस, ये जो हम एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन लिखेंगे उसमें पहले तो केस का टाइटल लिखना पड़ेगा, केस का नंबर लिखना पड़ेगा जो भी है, फिर रीज़न क्या है एडजॉर्नमेंट का वो भी लिखना पड़ेगा, एप्लीकेंट का सिग्नेचर होगा, इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होगी, बट बेसिक ये होगा। इम्पॉर्टेंस क्या है? इट एंश्योर्स फेयरनेस एंड प्रोवाइड्स सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू पार्टीज। तो ये सुविधा क्यों दी गई है एडजॉर्नमेंट की कि लोगों को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा नहीं हो कि आज कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी हियरिंग हो रही है तो कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है, कोर्ट का टाइम वेस्ट, जजेस का टाइम वेस्ट, एडवोकेट का टाइम वेस्ट, सबका टाइम वेस्ट। तो इससे बेटर है कि नेक्स्ट हियरिंग ली जाए और सबको, जो भी पार्टीज़ हैं वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके आए, या फिर उनको कुछ सेटलमेंट करना है तो वो करें, या अगर कोई इल है तो वो ठीक होके आए। तो फैसिलिटी के लिए ही एडजॉर्नमेंट की सुविधा दी गई है। मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ वकालतनामा। वकालतनामा मतलब क्या? वकालतनामा मतलब हम अगर किसी एडवोकेट को अपॉइंट कर रहे हैं तब एडवोकेट जो है वो वकालतनामा को हमारे बिहाफ पे साइन करता है। मतलब हम अपनी वकालत करने के लिए किसी और को असाइन कर रहे हैं। तो वकालतनामा इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑथोराइजिंग एन एडवोकेट। हम किसी एडवोकेट को ऑथोराइज कर रहे हैं कि आप हमारे बिहाफ पे जो है इस केस को लड़ोगे, यू विल बी एडवोकेटिंग दिस केस। तो वकालतनामा इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑथोराइजिंग एन एडवोकेट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट के बिहाफ पे एक्ट करने के लिए। इसके मेन कंटेंट्स, नेम ऑफ क्लाइंट होगा, नेम ऑफ एडवोकेट होगा, अथॉरिटी टू अपीयर एंड प्लीड के वो हम बताएंगे वहाँ पे उस वकालतनामा में लिखेंगे कि हम अथॉरिटी दे रहे हैं, मतलब क्लाइंट अथॉरिटी दे रहा है कि आप जो है अपीयर करो हमारे बिहाफ पे और प्लीड भी करो, मतलब जो हम चाहते हैं वो प्रेयर करेंगे हम, हमारे बिहाफ पे आप कोर्ट को प्लीड करो, रिक्वेस्ट करो। और राइट, आप ये भी राइट देते हो कि इस रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके एडवोकेट साइन कर सकते हैं। तो यू गिव द राइट टू साइन द डॉक्यूमेंट्स। और पेमेंट टर्म्स भी आप डिसाइड करोगे, क्योंकि वकालतनामा मतलब आप एडवोकेट को हायर कर रहे हो, वकील को अपॉइंट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप पेमेंट टर्म्स भी लिखे होंगे कि ये इतने स्लैब में ये पेमेंट देना है, पर हियरिंग का इतना होगा, आफ्टर केस ख़त्म होने के बाद कितना पेमेंट होगा, जो भी कुछ पेमेंट टर्म्स होंगे वो। सिग्नेचर ऑफ क्लाइंट ज़रूरी है, तभी तो पता चलेगा कि उसने माना है कि नहीं टर्म्स एंड कंडीशंस को। एक तरह का एग्रीमेंट बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। वकालतनामा एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे हम एडवोकेट को अपॉइंट करते हैं, ऑब्वियसली उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे और लास्ट में उसको कोर्ट फी स्टैम्प भी लगाना पड़ता है ताकि उसको प्रॉपर मान्यता मिले, एक वो हो जाए कि हाँ ये वैलिड डॉक्यूमेंट है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि एडवोकेट क्लाइंट का रिलेशनशिप जो है वो अच्छा रहता है, कुछ मन दुख नहीं होता है बाद में। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला था फ़ीस 1000 है, वो बोलेगा नहीं आपने 800 बोला था, तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, कुछ भी बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो एडवोकेट क्लाइंट रिलेशनशिप लीगली बॉन्डेड हो, इसलिए वकालतनामा ज़रूरी है। जनरल पावर ऑफ अटर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में क्या फ़र्क है? जनरल पावर ऑफ अटर्नी ऐसी पावर ऑफ अटर्नी होती है। पहले तो पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है? पावर ऑफ अटर्नी मतलब ये कि मैं अपनी बिहाफ पे किसी को अलाउ कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई अलाउ मिस वैशाली कि आप मेरे बिहाफ पे जो है वो प्रॉपर्टी के पेपर साइन करो,
मैं कहीं अगर इंडिया में नहीं हूँ तो आप मेरे बिहाफ पे किसी को कहीं पे कोर्ट में मेरे बिहाफ पे हियरिंग है, वहाँ पे आप अटेंड करो, मेरे बिहाफ पे आप प्रॉपर्टी सेल कर देना, मेरे बिहाफ पे ये प्रॉपर्टी परचेज कर देना। तो किसी को पावर देना सिर्फ एक्ट करने के लिए ऑन माई बिहाफ, पूरा ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको कोई बोले कि इस शॉप का पावर ऑफ अटर्नी मैंने तुम्हें दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शॉप आपके नाम हो गया है। इनफैक्ट आपके नाम नहीं हुआ है, इनफैक्ट आप सिर्फ उसके पावर ऑफ अटर्नी हो। आप उसके बिहाफ पे साइन करने जाओगे, जहाँ पे वो साइन करने नहीं जा सकता वहाँ पे आप उसके बिहाफ पे साइन करने जाओगे, उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, रेंट पे देने के लिए, जो भी उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड लीगल मैटर्स होंगे, वहाँ पे उसने आपको पावर ऑफ अटर्नी दे रखी है कि आप उसके पावर को यूज़ करके आप उसके बिहाफ पे साइन करोगे, आप उसके ओनर नहीं बन जाते हो। तो पावर ऑफ अटर्नी इज़ मियरली अ ट्रांसफ़र ऑफ द यू कैन से के सेवरल एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ की कुछ परफॉर्मेंस जो करना है किसी के बिहाफ पे। जो ओनर होगा, जो लीगल ओनर होगा, वो ही अपनी पावर ऑफ अटर्नी किसी और को देगा कि मेरे बिहाफ पे आप जो है इस चीज़ों को साइन करो, कुछ एक्ट करना है, कहीं जाना है, जो भी कुछ करना है, तो उसके बिहाफ पे कुछ काम करने के लिए उसे कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी। अब जनरल पावर ऑफ अटर्नी ये होगी जब मैं वैशाली जी को बोलूँ कि जनरली सब चीज़ों के लिए कुछ भी हो, चाहे प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, कोई और केस हो, इनकम टैक्स का हो, जीएसटी का हो, कुछ भी हो, मेरी प्रॉपर्टी हो, मैं स्कूल जाना हो, मेरे बच्चों के कुछ भी जो भी सब है, वहाँ पे मेरे बिहाफ पे आप जाके साइन कर सकते हो, मतलब मेरे बिहाफ पे आप जो भी एक्ट है वो परफॉर्म कर सकते हो। तो ये हो जाएगी जनरल पावर ऑफ अटर्नी। यहाँ पे द जनरल पावर ऑफ अटर्नी ऑथोराइज अ पर्सन टू परफॉर्म सेवरल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन जनरली। तो यहाँ पे बैंक ट्रांजैक्शन के लिए भी मैं बोल सकती हूँ कि आप चेकबुक पे भी साइन कर लो। मैं बैंक में पहले बता दूंगी कि मैंने उनको जनरल पावर ऑफ अटर्नी दे रखी है, अगर मेरे चेक पे भी साइन करके वैशाली जी का आता है तो आप उसे पास कर लो। तो आप प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए जनरल पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हो, बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए दे सकते हो, लिटिगेशंस के लिए दे सकते हो। ये हो जाएगा जनरल पावर ऑफ अटर्नी, जिसमें कोई भी एक चीज़ स्पेसिफाइड नहीं है। वैसे तो पावर ऑफ अटर्नी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ऐसा ये भी होता है कि टाइम लिमिटेड पावर ऑफ अटर्नी भी होती है कि 1 साल के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, तो 1 साल के लिए सारी पावर ऑफ अटर्नी मैं वैशाली जी को दे के जा रही हूँ, तो वो टाइम बाउंड हो गई। बहुत सारी होती है, उसमें से एक हमको पूछी गई है जनरल पावर ऑफ अटर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। तो जनरल तो वो है जो जनरली है, मतलब उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ इस ही प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, सिर्फ इस कार के रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जनरली सेवरल एक्ट के लिए परफॉर्मेंस के लिए बताया जा सकता है कि दिस पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज अ पावर ऑफ अटर्नी टू परफॉर्म सेवरल एक्ट ऑन माई बिहाफ। वैसे ही स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी होगी जो सिर्फ स्पेसिफिक एक्ट के लिए ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई फार्म हाउस है तो सिर्फ उस फार्म हाउस के रिलेटेड ही सेल करना, उसको रेंट पे देना, बस उस फार्म हाउस से रिलेटेड उसके बैंक पे लोन ले लेना उस प्रॉपर्टी रिलेटेड, या जो भी उस एक प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी कुछ काम है, वो अगर मैं पावर ऑफ अटर्नी दे रही हूँ तो दैट विल बी स्पेशल या स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी। तो ये स्पेशल होगी बिकॉज वो सिर्फ एक एक्ट के लिए होगी, एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए होगी, इसलिए उसको स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी बोला जाएगा। यहाँ पे फिर और चीज़ों के लिए उस पावर ऑफ अटर्नी को यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये सिर्फ एक वन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के रिलेटेड होगा, या फिर किसी एक बैंक अकाउंट रिलेटेड होगा, कोई भी एक स्पेशल चीज़ के लिए होगा तो उसे स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी बोला जाएगा। डिफरेंस उसमें ये है, इसमें जनरल पावर्स है, इसमें स्पेसिफिक पावर्स है। ड्यूरेशन इसका वाइडर है और कंटिन्यूइंग है। जनरल पावर ऑफ अटर्नी जो है उसमें अगर वैलिडिटी नहीं लिखी है तो वो हमेशा वैलिड है, लेकिन स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी हमेशा लिमिटेड पर्पस के लिए होगी। अगर वो उस पर्टिकुलर फार्म हाउस के लिए, उस एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए है, तो वो प्रॉपर्टी जब तक है तब तक ही, वो प्रॉपर्टी जो है वो अगर सेल हो गई, वो प्रॉपर्टी का ओनरशिप चला गया, तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, लिमिटेड पर्पस के लिए है, उसके अलावा वो हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं होती है। यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं जनरल पावर ऑफ अटर्नी में। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में सिर्फ सिंगल ट्रांजैक्शन एक ही चीज़ के लिए होगा कि मैं नहीं हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहीं बाहर जा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी का डील हो जाएगा जब मैं बाहर रहूँगी तब,
तो फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी दे के जा सकते हैं। लेकिन जनरल पावर ऑफ अटर्नी तो ये भी होगी कि मेरे बिहाफ पे पार्टनरशिप डीड बनेगी, वो भी साइन कर लेना, फिर अगर कहीं कुछ पास एप्लीकेशन है तो वो भी कर लेना, तो कुछ भी जो भी मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स के लिए होगा वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी है। फिर उसके बाद है ड्राफ्टिंग गाइडेंस रिलेटेड क्वेश्चंस है। डिक्लेरेशन फॉर मिसिंग इनकम सर्टिफिकेट, अगर हमको मिसिंग इनकम सर्टिफिकेट का डिक्लेरेशन करना है, अब यहाँ पे बात है डिक्लेरेशन की, यहाँ पे एफिडेविट नहीं है, अंडरटेकिंग नहीं है, यहाँ पे आप डिक्लेयर कर रहे हो कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो नहीं है आपके पास। तो क्या डिटेल होगा, जब वो एक तो पहले स्टूडेंट का डिटेल होगा कि क्या नाम है, क्या चीज़ है, जो भी कोई डिटेल्स है स्टूडेंट रिलेटेड, कौन सा क्लास है, कौन सा एरिया है, जो रोल नंबर है, वो सब। फिर स्कॉलरशिप डिटेल्स है कि ये स्कॉलरशिप डिटेल्स है, इस पर्टिकुलर जो है कॉलेज की तरफ से जो स्कॉलरशिप है उसके डिटेल्स है। फिर रीज़न फॉर नॉन सबमिशन, आप क्यों नहीं सबमिट कर पाए हैं, तो वो जो इनकम स्टेटमेंट है वो नहीं है आपके पास, या आपने अभी तक निकलवाया नहीं है, जो भी आपको है। फिर उसके साथ साथ अंडरटेकिंग टू सबमिट लेटर, यहाँ पे आप अंडरटेकिंग दे रही हो। अंडरटेकिंग दे रहे हो मतलब आप एक तरह का प्रॉमिस कर रहे हो कि बाद में मैं सबमिट कर दूंगा, जैसे ही मुझे इनकम सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मैंने एप्लीकेशन किया हुआ है, जैसे ही मुझे मिल जाएगा तो मैं उसे सबमिट कर लूँगा। तो यहाँ पे अंडरटेकिंग आ गई, बिकॉज यू आर प्रॉमिसिंग समथिंग, आप अंडरटेक कर रहे हो कि ये चीज़ अगर होती है तो मैं ये कर लूँगा, तो मतलब आप बता रहे हो कि यहाँ पे आप सबमिट करोगे। तो डिक्लेरेशन में ही अंडरटेकिंग आएगा, डिक्लेरेशन में ही लिखा होगा कि आप जो है जैसे ही आपके पास इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आ जाएगा, आप उसे सबमिट करोगे, उसके बाद आपका साइन और डेट वहाँ पे लिख लोगे। अब इसको फॉर्मेट कैसे करना है वो भी हम देखेंगे आगे कि कैसे उसको लिखना है। पब्लिक नोटिस फॉर डुप्लीकेट एनओसी, अगर एनओसी आपको चाहिए तो यहाँ पे हमको एक्चुअली डिटेल में उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर हम लोग उसको लिखेंगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तो चलो हम लिख लेंगे कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या कंसिडर करने हैं आपको जब आपको कोई चीज़, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको कौन सी पॉइंट्स पे ध्यान रख के आप ड्राफ्ट करोगे। हमेशा कोई भी चीज़ अगर हमको ड्राफ्ट करनी है, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट हमें ड्राफ्ट करना है, तो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना चाहिए कि ये पॉइंट्स कवर होने चाहिए, क्योंकि कुछ भी मिस आउट नहीं होना चाहिए। अगर डुप्लीकेट एनओसी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगर फ्लैट रिलेटेड है तो डिटेल ऑफ फ्लैट या प्रॉपर्टी आप लिखोगे। फिर आप बताओगे कि जो एनओसी जो है वो गुम हो गई है, इसीलिए तो आप डुप्लीकेट एनओसी की मांग कर रहे हो, तो वहाँ पे उसके डिटेल के बारे में लिखना पड़ेगा। फिर आपको ये लिखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्शंस क्या है, स्पेसिफाइड पीरियड, इनवाइट ऑब्जेक्शंस विद इन स्पेसिफाइड पीरियड्स, कि अगर आपको कुछ भी अभी भी ऑब्जेक्शन है, एनओसी का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आप पब्लिक नोटिस लिख रहे हो फॉर डुप्लीकेट एनओसी, तो इसीलिए पब्लिक नोटिस जब होता है मतलब ये अनाउंसमेंट है फॉर जनरल पब्लिक, तो आप पब्लिक को लिख रहे हो, अनाउंसमेंट दे रहे हो, पब्लिक से बोल रहे हो कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो मुझे बता दो विद इन 30 डेज़, विद इन 1 वीक, विद इन 15 डेज़। अगर आप किसी का भी मुझे नहीं आया तो मैं समझ लूँगा कि आपको मेरे ये प्रॉपर्टी खरीदने में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो पब्लिक नोटिस फॉर डुप्लीकेट एनओसी का मतलब है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको एक और चाहिए, आप निकलवाना चाहते हो, बट ये पब्लिक नोटिस है, पब्लिक को अनाउंसमेंट करनी है, जनरल पब्लिक के पास जाएगा, ये सब न्यूज़पेपर में आएगा कि किसी को भी ऑब्जेक्शन है इस पर्टिकुलर लैंड पे, ये मैं परचेज़ कर रहा हूँ, अगर किसी की है तो अभी बता दो 15 दिन में, नहीं तो फिर मैं ये ले लूँगा। तो आई विल अज्यूम के ये जो है किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे ऑब्वियसली कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करे, तो आपका नंबर भी हो सकता है, एडवोकेट का नंबर भी हो सकता है, जो भी आपको लगे कि एडवोकेट विल बी डीलिंग तो उनका नंबर दे दोगे, यहाँ आपको लगेगा आपको डील करना है तो आप दे दोगे। अब इसको लिखना कैसे है वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टू बी कंसिडर्ड। फिर है लीगल नोटिस अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब लीगल नोटिस, पहली बात ये है कि हर लीगल नोटिस कोर्ट नहीं भेजती है, हर लीगल नोटिस एडवोकेट नहीं भेजता है,
लीगल नोटिस कोर्ट भी भेज सकती है, एडवोकेट भी भेज सकती है, कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी भेज सकती है। लेकिन अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात है तो अगर आपको भी कोई लीगल नोटिस आता है, कोई भी लीगल नोटिस आता है, तो सबसे पहले कोई भी लीगल नोटिस देख के डरना नहीं होता है। लीगल नोटिस किसने भेजा है, उसके ऊपर उस एडवोकेट का नाम होना चाहिए। किसी भी एडवोकेट ने ही भेजा होगा, क्योंकि कोई भी इंसान केस करने से पहले लीगल नोटिस भिजवाता है किसी एडवोकेट को कंसल्ट करके कि आप इसको लीगल नोटिस भेजो कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर आपने ये जो है प्रोविजंस को तोड़ा है, आपने ये जो है वॉयलेट किए हैं प्रोविजंस, इस हिसाब से हम आपको ये जो चीज़ें हैं, ये पनिशमेंट हो सकती है, आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ये कानून कायदा लगा सकते हैं आपके ऊपर। तो ये सब चीज़ों के बारे में उसको एक तरह की जानकारी मिलती है। जिसके भी ऊपर लीगल नोटिस इशू किया जाता है उसे पता चलता है कि ये सब जो है मैंने किया है, अगर तो इन सब के तहत, इस कानून के तहत, इस सेक्शन के अंडर मुझे ये सज़ा हो सकती है। तो केस होने से पहले ही उसको एक वार्निंग जो मिलती है वो होती है लीगल नोटिस। तो आपके पास भी अगर कोई लीगल नोटिस आता है तो उसके लिए डरना नहीं है, क्योंकि उसमें अगर कोई ऐसे ही डराने के लिए भी लीगल नोटिस भेज देते हैं कि लीगल नोटिस भेज दिया एंड कोई भी सामने वाला डर जाएगा एंड वो जो भी कुछ काम है वो कर लेगा। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर उस लीगल नोटिस में कोई एक्ट, कोई प्रोविज़न नहीं लिखा हुआ है तो आप समझ लो कि वो कोई स्ट्रॉन्ग लीगल नोटिस नहीं है। लीगल नोटिस तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब उसमें बताया गया होगा कि कौन से एक्ट को आपने वॉयलेट किया है, कौन से प्रोविज़न को, किस पर्टिकुलर एक्ट के कौन से प्रोविज़न को आपने वॉयलेट किया है और आपको क्या सज़ा हो सकती है। तो उसमें वो डिटेल होंगे तो ही आप समझो कि वो लीगल नोटिस जो है वो सीरियसली लेना चाहिए। और आपको बोला जाएगा कि लीगल नोटिस अगर आपने इस पे जवाब नहीं दिया तो आपको एक वार्निंग होती है एक तरह की, तो फिर आपके ऊपर कोर्ट में केस किया जाएगा। तो लीगल नोटिस का मतलब है कि कोर्ट में केस अभी हुआ नहीं है, आपको सिर्फ इंटीमेशन आया है, वार्निंग आई है। अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया या फिर वो जो प्रेयर करेगा कोर्ट में, या फिर जो भी कोई सिचुएशन है, अगर आपने उसको सेटल नहीं किया तो आपके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चालू हो सकती है। इसके कंटेंट ये होंगे, पहले तो पार्टी के डिटेल्स लिखने होंगे, कौन सी पार्टीज़ है, किसने किसके ऊपर। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो यूजुअली डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है वो फीमेल्स पर होता है। तो फीमेल, अगर कोई फीमेल है वो लिख रही है कि उसको लीगल नोटिस भिजवाना है, वो अपने एडवोकेट के पास गई कि आप मुझे जो है लीगल नोटिस भेजो उसके हस्बैंड और उसके घर वालों के ऊपर कि उन्होंने मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया है। तो तब वो पहले तो दोनों पार्टीज़ का डिटेल लिखेंगे, मतलब जो वुमेन है जो उनको लीगल नोटिस भेजना चाहती है उनका नाम, पहले तो लीगल नोटिस होगा, एडवोकेट के लेटर हेड पे होगा या एडवोकेट का डिटेल्स होगा उसमें, लेटर हेड पे ना भी हो तो उसका साइन होगा उसमें। तो एडवोकेट के डिटेल्स होंगे, जो फीमेल जो डोमेस्टिक वायलेंस का लीगल नोटिस भेजना चाहती है वो अपने डिटेल होंगे, उसके हस्बैंड और उसके फैमिली जिसके भी ऊपर उसको डोमेस्टिक वायलेंस का केस करना है फ्यूचर में, उनके डिटेल्स होंगे। फिर क्रूअल्टी एंड डाउरी हरेसमेंट के बारे में होगा कि क्या क्रूअल्टी हुई है उसके साथ और डाउरी के लिए हरेसमेंट किया गया है तो कौन सा सेक्शन लग जाएगा। फिर डिमांड फॉर प्रोटेक्शन की बात होगी कि इसीलिए वो प्रोटेक्शन की डिमांड करने के लिए लीगल नोटिस दे रही है। फिर वो क्लेम मेंटेनेंस की बात कर रही है कि इतना मुझे मेंटेनेंस क्लेम करो, नहीं तो फिर मैं लीगली जाऊंगी, मतलब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चालू हो जाएंगी। और वार्निंग ऑफ लीगल एक्शन, ये एक तरह का लीगल नोटिस जो होगा वो वार्निंग होगा कि लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए रिलेवेंट लॉ जो हमको स्पेसिफाई करना ज़रूरी है अगर हम लीगल नोटिस ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो आइडियली आधा काम लीगल नोटिस पे हो जाता है। अगर सामने वाला जानकार नहीं है और वो थोड़ा भी डर रहा है और उसने गलत किया है तो लीगल नोटिस से मोस्टली काम हो जाते हैं, बट लोगों को भी सब पता है इसलिए नहीं भी होते हैं। यस, बोलिए ध्यानेश्वर जी। हाँ मैम, लीगल नोटिस मींस नॉर्मली एडवोकेट से ही जाता है क्या? यस, एडवोकेट से ही जाता है। रीज़न ये है कि उनको पता होता है कि कौन सा प्रोविज़न, कौन सा एक्ट लगेगा। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कि किसी ने डोमेस्टिक वायलेंस किया, तो अगर आम इंसान को पता नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस के तहत कौन से प्रोविजंस हैं, कौन सा एक्ट है, कौन सा कानून लगेगा, कौन सा सेक्शन उनके ऊपर लगेगा, कौन से और सेक्शन लग सकते हैं, तो ये आम इंसान को तो पता नहीं है ना।
क्योंकि हर केस के अलग अलग प्रोविजंस हैं, हर एक्ट अलग है। अब डोमेस्टिक वायलेंस है तो हमें तो, अगर आम इंसान है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस बोलेगा, लेकिन उसे एक्ट 2005 है, फिर उस एक्ट के अंदर कौन सा सेक्शन, कौन सा प्रोविजन का वायलेशन हुआ है, कितना उसको पेनल्टी हो सकती है, उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, तो वो उसको लीगल नोटिस तो भेजा ही इसलिए जाता है कि वो डरे कि नहीं तो ऐसा होगा, अगर तुमने ये मेंटेनेंस क्लेम नहीं किया या मुझे प्रोटेक्शन नहीं दिया या मुझे जो भी है उस चीज़ से फ्री नहीं किया, तो उसके अगर नहीं किया तो लीगल एक्शन लिया जाएगा, और अगर लीगल एक्शन लिया गया तो फिर पनिशमेंट हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये लीगल नोटिस हमेशा कोई भी एडवोकेट से ही जाना चाहिए आइडियली। अब ओके, एग्रीमेंट, अंडरस्टूड। मेरे को लगा कि कोर्ट से जाता है नॉर्मली नहीं करेक्शनल, नहीं मतलब नहीं, एडवोकेट यही से तो, भी जा सकता हाँ, है। यही यही लीगल नोटिस जो है वो वार्निंग है लीगल एक्शन लेने के पहले की। लीगल नोटिस कोर्ट नहीं बेचता है, कोर्ट बेचता है, लेकिन जो सबसे पहला लीगल नोटिस होगा ना वो वार्निंग ऑफ लीगल एक्शन होगा। कोर्ट लीगल नोटिस नहीं भेजेगी, कोर्ट आपको समन भेजेगी कि आपको आना है, या फिर जो भी फॉर एग्जांपल आपके लिए किसी ने केस किया है तो आप कोर्ट जो है, कोर्ट आपको लेटर भेजेगी कि आपके लिए ये केस हुआ है, तो वो लीगल नोटिस में नहीं आएगा, वो समन में आएगा, या फिर कोर्ट आपसे उस चीज़ का आंसर मांगेगी कि आपको हियरिंग के लिए आना है, वैसा आपके अगेंस्ट ये केस हुआ है। नाउ एग्रीमेंट फॉर सेल। एग्रीमेंट फॉर सेल क्या है? असेंशियल क्लॉज। और एग्रीमेंट फॉर सेल तो हम सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा होगा, जब हम प्रॉपर्टी का सेल या परचेज करते हैं तो उसमें पार्टीज़ का नाम होता है, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन होता है, जो हमने देखा शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी वो होना ज़रूरी है, सेल का कंसिडरेशन अमाउंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, पता कैसे चलेगा कितने में सेल हुआ, कितने में डील हुआ, तो सेल कंसिडरेशन में से एडवांस कितना है, पोजीशन कब मिलेगा, रजिस्ट्रेशन होगा, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होता है, सेकंड रजिस्ट्रेशन होता है। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि जो एग्रीमेंट फॉर सेल होता है उसके बाद सेकंड जो फाइनल रजिस्ट्रेशन होती है वो सेल डीड होती है, या कन्वेंस डीड जो भी आप बोलो, तो सेल डीड जो है वो फाइनल होती है, वो रजिस्ट्रेशन होगी। डिफ़ॉल्ट क्लॉज क्या होगा? डिफ़ॉल्ट क्लॉज मतलब ऐसे वाले क्लॉज होंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आइडियली सेल डीड के 45 डेज़ के अंदर उसे पोजीशन मिलनी चाहिए, तो अगर पोजीशन के बारे में नहीं लिखा हुआ है तो डिफ़ॉल्ट क्लॉज जो है वो फॉलो होगा। या फिर अगर कोई बाद में फॉर एग्जांपल फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब बोल रहा है मुझे प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है, तो वहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट क्लॉज अगर उसमें नहीं दिया गया है कुछ कि रिफ़ंड कितना होगा, डबल उसको अमाउंट रिफ़ंड करना पड़ेगा या उसे सेल एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, तो ऐसे केसेस में जहाँ पे एग्रीमेंट इज साइलेंट तो उसमें डिफ़ॉल्ट क्लॉज जो है वो अप्लीकेबल होता है। कहीं किसी एक पार्टी की डेथ हो गई तो क्या होगा? तो जो डिफ़ॉल्ट क्लॉजेस हैं वो सारी चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं। जब कोई क्लॉज हम मिस कर जाते हैं, हम कोई नहीं लिखते हैं, ऐसी कोई मिस हैपनिंग जो हमने सोची नहीं थी और अचानक से वैसी चीज़ हो गई है, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्लॉज जो है वो फॉलो होता है। और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अगर डिस्प्यूट हुआ तो क्या होगा? आइडियली सारी चीज़ें लिखना इम्पॉर्टेंट है। हम लोग को लगता है कि कोई मरेगा थोड़ी, किसी को कुछ होगा थोड़ी, लेकिन हमेशा अगर एडवोकेट, जो रियल एडवोकेट है वो वही है जो हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोच के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कर रहा है। कुछ भी जो रिस्क कवर हो सकती है, मैक्सिमम रिस्क जो कवर हो सकती है, हर उस चीज़ को लिखे। जनरली कोई पार्टनरशिप डीड बना लेगा, लेकिन पार्टनरशिप डीड बनाने है या फिर एग्रीमेंट फॉर सेल बनाना है, उसमें ऐसे क्लॉसेस को लिखना जो कभी अगर ऐसा हुआ, किसी एक जन की डेथ हो गई या कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, तब क्या होगा, तो ऐसी चीज़ों को सोचकर उसमें ऐसे क्लॉज को इनकलकेट करना उस एग्रीमेंट में, ओनली दिस मेक यू स्पेशल। बाकी नॉर्मल तो एआई भी बना के दे देगा जो भी कोई एग्रीमेंट है, कुछ है, बट लुकिंग एट द सिचुएशन, लुकिंग एट द सिनेरियो, कभी आपको लगता है कि आपके पास जो दो पार्टीज़ आई है उसमें कोई कंसिडरेबली इल है या किसी की एज बहुत बड़ी है, तो ऐसे केस में खुद सोच के कि यहाँ पे एक क्लॉज होना चाहिए, एज फैक्टर है, तो वहाँ पे अगर किसी की डेथ हो गई तो डिफ़ॉल्ट क्लॉज क्या होगा, डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होगा, क्योंकि डिस्प्यूट्स होने के चांसेस होते हैं तभी ही जब जो एग्रीमेंट में चीज़ें नहीं लिखी है और ऐसा कुछ हो जाता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए भी एक क्लॉज होना वो इम्पॉर्टेंट है।
कि वही आपको स्पेशल बनाता है कि आप जो है वो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को सोच रहे हो, आप एक सर्टन लिमिट तक सोच के वहाँ पर भी आप सोच रहे हो जहाँ पे कोई आम इंसान नहीं सोच रहा है। अब इम्पॉर्टेंट ड्राफ्टिंग के जो आंसर्स हैं वो शॉर्ट में ऐसे लिखे हैं, लेकिन उसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि क्या है। लीगल नोटिस फॉर सेपरेट मेंटेनेंस, अगर यहाँ पे कोई वुमेन लीगल नोटिस भेज रही है अपने हस्बैंड को कि उसको सेपरेशन चाहिए, और सेपरेशन अगर हो गया है तो उसका मेंटेनेंस चाहिए, जो उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, तो यहाँ पे क्या इंक्लूड होगा? एक तो मैरिज के डिटेल्स इंक्लूड होंगे कि क्या क्या मैरिज कब हुआ था, कौन सी डेट को हुआ था एंड ऑल। फिर क्रूएलिटी एलिगेशंस, क्या क्या क्रूएलिटी हुई है उसके साथ, क्या उसके साथ अन्याय हुआ है, जो भी एलिगेशंस उसे लगाने हैं अंडर सेक्शन सो एंड सो, और हस्बैंड ने उसे नेग्लेक्ट किया है वो सारी डिटेल, और फिर वो मंथली मेंटेनेंस की जो डिमांड कर रही है वो, और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कि लीगली कहाँ कहाँ वो बाइंड कर सकती है कि यहाँ ये सेक्शन के अंडर आपको ये इम्प्रिजनमेंट होगा, ये सेक्शन के अंडर आपको इतना फ़ाइन भरना पड़ेगा, पेनल्टी लगेगी, जो भी कुछ है, तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी लिखेंगी। तो लीगल कॉन्सिक्वेंस